थे, कुछ बातें हमने उस दिन शेयर की थी एक दूसरे के साथ। थोड़ा सा मैं ये जान लूं उस दिन कौन कौन लोग थे हमारे बीच। 3-4 दिन पहले हम इकट्ठे हुए थे। ओके, थैंक यू। मैं एक बार थोड़ा सा दोहराऊंगा उन चीजों को जो हमने उस दिन बात की थी। कारण क्या है कि आज हमारा इकट्ठा होने के पीछे एक रीजन है कि कुछ समस्याएं हैं गांव की, जिसमें सबसे बड़ी समस्या मैं ये मानता हूं बच्चों की एजुकेशन और उनकी एम्प्लॉयमेंट। ये दो सबसे बड़ी समस्या हैं। आमतौर पे जब कोई माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराता है, इवन मेरे पास भी जब फोन आता है मेरे गांव से कि यार देवेंद्र कोई अच्छा सा स्कूल बता, तो मुझसे यही पूछते हैं कि कौन सा स्कूल सबसे बढ़िया है। मैं उनसे यह पूछता हूं कि आप किस स्कूल को बढ़िया मानते हो। उनका जवाब यह होता है कि बस कोई अच्छा सा स्कूल हो, अच्छी सी पढ़ाई हो। अच्छी पढ़ाई का क्या मतलब? बस बच्चा कुछ बन जाए। बन जाए का क्या मतलब? कि बस कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। मेरे ख्याल से यही सोचते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं दिखा आज तक एक भी माँ बाप जो ये कहता हो कि मुझे ऐसा स्कूल बताओ जहां पढ़ने के बाद मेरा बच्चा एक बेहतर इंसान बन सके, मेरा बच्चा एक ऐसा इंसान बन सके जो इस समाज के काम आ सके। क्योंकि जब वो ये सोचता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बच्चा मेरी सेवा करेगा, तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि अगर ये कुछ खाता कमाता नहीं होगा, अगर इसके पल्ले 2 पैसे नहीं होंगे, तो मेरे मेडिकल का खर्चा, मेरे रहने का खर्चा या मेरा सहारा ये कैसे बनेगा। इसलिए उसकी सबसे पहली जरूरत ये हो जाती है कि सबसे पहले वो 2 रोटी कमाना सीखे, और फिर इसी सिलसिले में वो ढूंढना शुरू करता है, उसके लिए नौकरी के इंतजामात करना शुरू करता है। और उन नौकरी के इंतजामात करते करते वो इस तरह के तिकड़म करना शुरू करता है कि जाने अनजाने में ही सही उस बच्चे को तो वो अपने स्कूल के बाकी बच्चों का कंपटीटर मानना शुरू कर देता है, और खुद वो बाकी पूरे गांव से आगे निकलने की होड़ में शामिल हो जाता है। आप में से कौन कौन लोग मानते हैं कि हर एक बच्चा कुदरत का एक उपहार है? कुदरत ने हर एक बच्चे को कुदरत का गिफ्ट है। कौन कौन मानते? बाकी नहीं मानते। बच्चा ऐਵੇਂ ही होता है मतलब। अच्छा, आप किसी को गिफ्ट देते हो, मान लीजिए आप किसी को गिफ्ट देते हो। हम जब शहर में किसी के जन्मदिन पे, उसकी शादी के लिए कोई गिफ्ट का इंतजाम करते हैं, तो दुकान पे जाके उसको बोलते हैं, दुकानदार को, कि भाई कोई गिफ्ट दिखा अच्छा सा। वो पूछता है लड़का है कि लड़की? लड़का है, 8 साल का, उसका जन्मदिन है, कैसा गिफ्ट दिखाऊं? तो कैसा गिफ्ट देखते हैं आप? कि भाई 200-400 रुपए, 400 रुपए तक का दिखा दे, 500 रुपए तक का, या इतने रुपए तक का दिखा, और कोई अच्छा सा दिखा जो उसके काम आ जाए। ऐसा ही बोलते हैं। या तो उसके काम आ जाए, या फिर आपको याद रखे वो। या तो कोई सीनरी लेंगे, या कोई किताब, या कोई खिलौना। मेरा यह मानना है कि जब आप 100 रुपए का, 200 रुपए का और 500 रुपए का गिफ्ट लेते हुए भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो गिफ्ट काम आ जाए, उस कुदरत ने इतना अनमोल उपहार आपको दिया है, क्या वो बिना काम का हो सकता है? क्या वो किसी काम का नहीं होगा? उसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा ही होगा जिसको कुदरत ने देके भेजा है। उसको क्या देके भेजा है? उसे क्या बनाकर भेजा है? वो कुदरत ने आपके पास जब भेजा तो उसको कुछ ना कुछ खासियत उसके साथ भेजी होंगी। अगर समय रहते उन सारी खासियतों का पता चल जाए, ये पता चल जाए कि इस बच्चे के पास ये चीज सबसे बेहतर है, ये चीज सबसे कमजोर है, यहां कमजोरी है, तो उस बच्चे की परवरिश भी आसान हो जाएगी। स्कूल में उसके टीचर्स के लिए उसको पढ़ाना भी आसान हो जाएगा, और आने वाले समय में उस बच्चे के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के मौके
वो इंतजामात करना भी आसान हो जाएगा। अगर बात करें नौकरियों की, खास तौर पे सरकारी नौकरियों की, तो अपने देश के अंदर मात्र 1% सरकारी नौकरी हैं, सिर्फ 1%। यानी 4000 के गांव में मेरे ख्याल से 41 लोग जो हैं वो सर्विस पे होंगे, 40-50 लोग। इसका मतलब बाकी के 99% लोगों को अपने इंतजामात खुद करने होंगे, वो 1% कोई से भी हो। इंतजामात में क्या आता है? 2 चीजें मैं ये मानता हूं इंसान को अपने बच्चे की परवरिश के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो वो रोटी आराम से खा ले, और दूसरा समाज में सुरक्षित रहे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। लेकिन जिस तरह की एजुकेशन हम दे रहे हैं, जिस तरह की शिक्षा आज के दौर में है, मुझे नहीं लगता ये एजुकेशन एक दूसरे के साथ चलने वाली एजुकेशन है। ये तो ऐसी शिक्षा है, ये तो ऐसी पढ़ाई लिखाई है जहां एक दूसरे को धकेल के उससे आगे निकलने की दौड़ में हर बच्चा शामिल हो रखा है। 40 बच्चों की क्लास है, उसमें से हर बच्चे के मां बाप के ऊपर एक प्रेशर है, हर एक बच्चे के मां बाप के ऊपर प्रेशर है कि उसका बच्चे का क्या इंतजाम होगा बड़ा होकर के। और क्योंकि वो प्रेशर उसके मां बाप के ऊपर है, तो वो सारा प्रेशर ट्रांसफर होके उसके बच्चों पे जा रहा है। प्रेशर क्या है कि तेरे को क्लास में फर्स्ट आना है। अब 40 बच्चों में से एक बच्चा पहले नंबर पर आएगा और एक बच्चा 40वें नंबर पर आएगा। समाज, सोसाइटी, स्कूल, सिस्टम ये कहता है कि जो पहले नंबर पर है वो बढ़िया बच्चा है, और जो 40वें नंबर पर है वो उससे बढ़िया है। वो तो दूसरे वाले से कि मेरा फर्स्ट आ गया, दूसरा सेकंड, तो घर आके मम्मी ये पूछती है ये नंबर कटे कैसे, एक नंबर कैसे कटा। अगर दोनों के बराबर नंबर भी आ जाते ना, तो भी अगर रैंक देने लगोगे तो एक को तो पहला देना पड़ेगा, एक को दूसरा मिलेगा, सबके बराबर आ जाएंगे। क्योंकि ये बात समझाता था मैं जब लोगों को अर्ली स्टेज पे, तो लोग ये कहते थे जब तेरे घर में बेटा होएगा ना, तेरे घर में बच्चा पैदा होएगा, तब देखेंगे तेरे को। यही बात कहेगा क्या? जब मेरे घर में बच्चा हुआ पैदा, तो तब भी हमने यही सोचा था कि हम ऐसी परवरिश करने की कोशिश करेंगे इसकी, जहां इसकी कोई दौड़ भाग ना हो किसी के साथ, जहां इसको आगे ना निकलना हो। शुरुआत में मेरा बेटा यशस्वी, उसकी जो लर्निंग स्किल्स थी वो थोड़ी स्लो थी। लोगों ने तो जाने क्या क्या बात करी, बट जब उसके ऊपर हमने थोड़ा काम किया, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी ऐसे बच्चों के लिए ऊपर थी जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो क्लास में सबसे कमजोर होते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ाता था। उन दिनों में नौकरी नहीं लगी थी, जब उस दौरान मतलब उस लेवल पे नौकरी नहीं करते थे हम, लेकिन सबसे कमजोर बच्चों को ही पढ़ाया करता था। तो उस ट्रेनिंग का और उस परवरिश का नतीजा यह हुआ कि 5 साल की उम्र में यशस्वी ने पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया, और वो इंडिया का सबसे कम उम्र का गोल्ड मेडलिस्ट बना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। उसने दिल्ली में 5000 बच्चों को हराया, जिसमें 10 साल के बच्चे भी थे और 10वीं क्लास के बच्चे भी थे। वो आ गया, सारे अखबारों में, टीवी चैनल्स में उसके इंटरव्यूज आए। आप लोगों में से किसी ने देखे भी होंगे, अगर देखे हैं किसी ने उसको? जी, देखा है। अब जब वो टीवी अखबारों में आया, तो मेरी जिंदगी का बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक किस्सा सामने आया। घर आकर के एक दिन स्कूल से रोने लगा। वो बोलता है मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। कि क्या हुआ? तो कहने लगा कि मेरी क्लास के बच्चों ने मुझे मारा। वो कहते हैं कि तू गंदा है, क्योंकि तेरी वजह से मेरे को मेरी क्लास के बच्चे पीटते हैं, तेरी वजह से मेरी मम्मी हमको घर पे पीटती है कि जब यशस्वी पढ़ सकता है, जब वो इतना याद कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं याद कर सकते। भाई जितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं कॉलेज के, स्कूल के, क्या आपके माँ बाप भी ऐसी बातें बोलते हैं कि फलाने ने कर लिया तो क्यों नहीं कर सकता? किस किस के कहते हैं? हाथ खड़े करो। सब के कहते हैं। ये मैं वो बात बता रहा हूं
जहां मेरा बेटा बाकी पूरे समाज के बच्चों से दुश्मनी मोल ले बैठा क्योंकि वो पहले नंबर पर आ गया पूरे नेशनल लेवल पे, तो उनकी माएं उसको कहने लगी, तो वो बच्चे मेरे बेटे को थप्पड़ मारने लगे कि हम तेरे को अपने साथ खिलाएंगे ही नहीं। यहां से मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो ये कंपटीशन की दौड़ है, ये तो बच्चे को बच्चे का दुश्मन बना रही है। क्योंकि जब आप एक बच्चे का नाम लेकर अपने बच्चे को जब आप कहोगे, तो उसके दिमाग में उसके लिए अच्छी बात तो नहीं जा सकती यकीनन। अब जब इस प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाया, तो मुझे लगा कि मुझे शहर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से यहां पर इन बच्चों के बीच अब ये वैसे ही लोग जानने लग गए हैं। लोग कहते कि तेरे पास तो गॉड ने गिफ्टेड बच्चा दिया है। मैं कहता नहीं, मेरा बच्चा बहुत नॉर्मल है, बस थोड़ा सा इसने उन चीजों को बहुत गौर से और इंटरेस्ट से करना शुरू कर दिया। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान, आप पूरे समाज में रहते हैं, आपके गांव में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने काम को बहुत दिल से करता है, चाहे वो काम कोई सा भी हो, चाहे खेती करने का हो, चाहे अपने डंगर पालने का हो, चाहे दुकान का कोई काम हो या कोई मिस्त्री हो। जब वो दिल से करता है तो यकीनन उसमें परफेक्शन आती है और वो बाकी लोगों से आगे निकल जाता है अपने अपने काम में। और ये कोई काम दिल से कैसे कर सकता है कोई बच्चा? मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा दिल से काम तभी कर पाएगा जब वो उस काम के लिए पैदा हुआ है, जब कुदरत ने उसको उस काम को करने की ताकत बख्शी है। मानते हैं आप लोग ये? हमारी गलती क्या है कि हम लोगों को यही नहीं मालूम पड़ता कि किस बच्चे को किस काम के लिए पैदा किया है कुदरत ने। ना तो हमारी पेरेंटिंग में, ये मैं एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूं कि हमारे घरों में, हमारे समाज में कभी भी बच्चे को पालना नहीं सिखाया जाता कि छोटा बच्चा है, उसका कैसा दिमाग है, उससे कैसे बात करनी है। हम संस्कारों की बात तो करते हैं, लेकिन संस्कारों का पता नहीं है संस्कार कैसे ट्रांसफर होते हैं। आप मुझे बताइए, आप में से कौन कौन सहमत है, और हाथ खड़ा कीजिएगा जरूर अगर आप सहमत हैं तो, कि हर मां बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। सहमत हैं? लेकिन फिर भी वो अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि मुझे लगता है हम कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। बच्चा इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देता कि आपने क्या कहा, बच्चा इस बात के ऊपर ध्यान देता है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। आपने कहा कि बच्चों झूठ नहीं बोलना चाहिए। सब बताते हैं मां बाप अपने बच्चे को कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर उसी बच्चे के सामने वो आदमी अपनी वाइफ को, अपनी घरवाली को जिक्र कर रहा होता है, आज फलानी रजिस्ट्री कराया, तेरे नाम पे करा दी, इतने रुपये बच गए। फलाना काम करके आया, मैंने न्यू कह दिया, इतने रुपए बच गए। फलाने आदमी से फोन पे बात करते हुए कि मैं तो गया हुआ हूं, मैं तो बाद में मिलूंगा। वो बच्चा वहां देख रहा है, उसने थोड़ी देर पहले आपसे सुना था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और थोड़ी देर में वो देख रहा है, अगर वो आपसे पूछेगा कि पापा ये आप तो झूठ बोल रहे थे, आप तो घर पे ही हो, बोला यार उससे मिलना नहीं था, तो पता है उसके दिमाग में क्या जाता है? उसके दिमाग में यह जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है किताबों में लिखने के लिए, लेकिन जब जरूरत पड़े तो बोल लेनी चाहिए। यही तो जाएगी। जब किताबों के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, नर्सरी यूकेजी के, उनकी किताब छपी हुई है, उस किताब के अंदर लिखा आता है फार्मर कौन है? जिसने कंधे पे हल टांग रखा हो। टेलर कौन है? जो कपड़े सिलाई कर रहा हो। और उसी के अंदर एक आता है जेंटलमैन। जेंटलमैन कौन है? जिसने कोट पैंट टाई लगा रखी हो। अब एक पेज दे दो, उसके अंदर उसके पापा का तो फोटो लगा दो हल टांगे हुए का, उसके दादा का लगा दो मशीन के आगे बिठा के, और गांव के सबसे बड़े गुंडे का लगा दो कोट टाई पहन के, और उसने कहो कि जेंटलमैन पे गोलदारा मार। कौन से पे मारेगा वो? कोट पैंट वाले पे ही मारेगा।
क्योंकि हम उसको किताब से पढ़ा रहे हैं, हम उसको जिंदगी से नहीं पढ़ा रहे। हम उसको याद करना सिखा रहे हैं। और पूरी रिसर्च, पूरी दुनिया भर की रिसर्च जो दिमाग के ऊपर हुई है, बच्चों के दिमागों पर, वो ये कहती है कि इंसान का बच्चा याद करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, वो सीखने के लिए पैदा हुआ है। और वो आसपास से सीखेगा, वो किताबों से नहीं सीख सकता, किताबों से सिर्फ याद कर सकता है। हमारी एजुकेशन सिस्टम सिर्फ ऐसा है कि जो बच्चा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेगा, वो नहीं लिखेगा जो मैडम ने लिखवाया, और अगर वो नहीं लिखेगा तो मैडम नंबर काट लेगी। ऐसे ही होता है ना, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब जिस बच्चे को 10वीं क्लास तक 16 साल की उम्र तक एक ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाए जिसमें वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही ना कर सकता हो, उस बच्चे को आप समझ सकते हो कि वो बड़ा होकर के एक अच्छा नागरिक बन सकता है? उसको ना सड़क पे चलना आएगा, उसको ना सड़क पे थूकना आएगा, उसको ना सड़क पे कोई और एक्टिविटी करनी आएगी, उसको वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जो एक अच्छे समाज, एक अच्छे नागरिक के लिए जरूरी होती है, क्योंकि वो सब चीजें सीखता है उससे। मैं एक वाकया बताता हूं। 3-3.5 साल का रहा होगा मेरा बेटा। हम लोग गाड़ी से जा रहे, सुबह सुबह 6 बजे की बात। मैंने कहा चलो मतलब किसी को लेने जाना था बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। तो करनाल में जो फवारा चौक है ना, वहां वो लगी हुई है, 12 सेक्टर वाले लाइटें लगी हुई है। उन लाइटों पे मैं ऐसे ही चल रहा था आराम से। थोड़ी सी देर में उसके रोने की आवाज आई। मैं उससे पूछा क्या हो गया, तू क्यों रो रहा है? कहता है आप तो कह रहे थे कि रेड लाइट पे रुकना होता है, आप तो रुके नहीं। मैंने गाड़ी रोकी, उसके सामने हाथ जोड़े, उसको सॉरी बोला, बेटा गलती हो गई, आज के बाद जिंदगी में कभी भी रेड लाइट पे गाड़ी क्रॉस नहीं करूंगा। वहां से एक बात समझ में आई मेरे को कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कितना सिखाते हैं हम लोगों को कि आप गंदे हो, आप झूठे हो, आपने ये कहा था, आप ऐसा करते हो, आपने ये नहीं कहा। और जब पूरी बातों को गौर करोगे शुरू से लेके आखिर तक उस छोटे से बच्चे की, क्योंकि वो बिल्कुल साफ स्वस्थ है, उस भगवान की नेमत है आपके घर में, जब आप उसकी बातों को गौर करोगे तो आप पाओगे कि आप उस बच्चे के लिए ऐसी सोसाइटी का निर्माण नहीं कर पाए जो उसको एक अच्छा नागरिक बना पाए। आप उसको एक ऐसा स्कूल नहीं दिला पाए जो उसको एक अच्छी एजुकेशन दे पाए। आप उसको वो नहीं दे पाए, सच में नहीं दे पाए। आप सिर्फ दे पाए तो एक ऐसा स्कूल जिसके अंदर याद करना, रट्टे मारना, पेपर देना और उसके बाद नौकरी के लिए लड़ाई लड़ना। और नौकरी सिर्फ 1%, 100 में से एक बच्चे को मिलनी है। 99% ने जिंदगी कैसे जीनी है आपने वो सिखाया ही नहीं। आपने ये बताया ही नहीं कि बेटा तू बड़ा होगा तो तुझे कैसे इंसान के तौर पे बड़ा होना है। आपने ये सिखाया ही नहीं। मेरे ख्याल से मैं मां बाप, क्योंकि जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो लोगों के घरों में बैठ के सिर्फ इसी बात के ऊपर ऑब्जर्वेशन करता था कि किस किस तरह की बातें करते हैं मां बाप अपने बच्चों के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर मां बाप अपने बच्चे को अगर टीवी देख रहा है तो ये बोलेंगे इसे छोड़ के कुछ काम कर लेना है, कुछ पढ़ लेना है, सारा ध्यान तो इसमें रखा है। लेकिन किसी भी मां बाप को यह नहीं पता कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहा है, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा कार्टून देख रहा है, अगर कोई बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, तो उसका असली मतलब क्या है। उनको यह पता ही नहीं है कि इसकी एक भूख है। वो भूख अगर शांत नहीं होगी तो ये वीडियो गेम, मोबाइल और टेलीविजन पे लगा रहेगा। वो भूख है उसका विजुअल इंटेलिजेंस, उसकी आंखों की भूख। उसको जो भी चीज सुंदर लगेगी। है किसी के घर में ऐसा बच्चा जो मोबाइल, वीडियो गेम और वो सब कुछ देखता हो? किसका बच्चा है बताओ आप? सिर्फ सब नहीं, कुछ लोग हैं। देखिए सिर्फ 10-12 लोगों ने हाथ उठाया। यही वो बच्चे हैं। क्या वो बच्चे, आप बताइएगा, क्या वो वही बच्चा है जो उसी सब्जी को घर में नहीं खाता लेकिन वही सब्जी ब्याह में खा लेता है? वही बच्चा जो कार्टून देख रहा है, उसकी ये खासियत भी है। इसका क्या मतलब है? वो बच्चा पैदाइशी बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, वो बच्चा बहुत अच्छा डिजाइनर है। उसी बच्चे की ये खासियत है कि वो कभी भी रास्ता नहीं भूलेगा, वो कभी जगह नहीं भूलेगा, वो शक्लें नहीं भूलेगा किसी की। यानी कि
उस बच्चे के अंदर एक बहुत अल्टीमेट डिजाइनर बनने के गुण हैं, उसके अंदर ज्योग्राफी फिजिक्स करने के बहुत बड़े गुण हैं, पर हम लोगों को यह पता ही नहीं है। हम लोगों को तो सिर्फ यह लगता है कि सिर्फ नंबर लेगा, क्लास में फर्स्ट आएगा तो जिंदगी बनेगी। और मैंने एक चीज नोट की, वो क्या कि आप इस गांव के, असंध के, फफड़ाना, जबाड़ा आसपास के सारे गांव के जितने स्कूल हैं, हर स्कूल के सिर्फ टॉपर बच्चे ले लो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए हैं। उन टॉपर बच्चों को भी सिस्टम नौकरी में एडजस्ट नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो बाकी के क्या हैं फिर? बच्चे नहीं है क्या? इंसान का बच्चा नहीं है क्या वो? उनको क्या करोगे आप? कहां लेके जाओगे? उसी के ऊपर ब्लेम मारोगे? मेरे को एक बंदा कहता है, भाई इतनी जनसंख्या हो रही है और इतने लोग हो रहे हैं, किस किसने नौकरी लावा? तो फिर मखा एक बात बता दे, जितने नौकरी ला सके वो बता दे, उतने बालक राख के बाकिया की गिट्टी में गुट्ठा दे देंगे। जौने की जिंदगी संवार सको तो यूं थोड़ी होया करे यार। जो आखिरी स्टेप पे बच्चा खड़ा है वो भी तो इंसान का बच्चा है, उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो आप? और जब उस बच्चे को इग्नोर करोगे तो बड़ा होकर वो आपका सम्मान कर लेगा क्या? इस सोसाइटी का, इन बड़ों का, इन टीचर्स का, इन लोगों का सम्मान कर लेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आपने उसका इंसान होने का सम्मान किया ही नहीं। आपने तो उसको इज्जत इसलिए दी कि वो फर्स्ट आया, आपने इसलिए बेइज्जती करी कि वो क्लास में फेल हो गया। फेल होने से बेइज्जती मतलब उसके इंसान होने का धर्म का खत्म थोड़ी हो गया। इंसान तो वो तब भी है चाहे वो कैसा ही भी हो, बच्चा तो हमारा ही है। क्या हमने कभी अपने बच्चे को यह कहा कि बेटा क्लास में नंबर कितने आओ, तुम मेरी औलाद है और तेरी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा? मेरे ख्याल से इतनी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता मां बाप, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही गजब का काम आता है हम लोगों को कि जो गलती अपनी है ना उसका ब्लेम दूसरे के ऊपर थोप दो। किसी की काट दो गलती चाहिए, लेकिन अपनी ना मानो। मैं मान गया अपनी गलती, और अपनी गलती मान गया इसीलिए हाथ जोड़कर आपके बीच खड़ा हूं। मैंने क्या गलती मानी? मैंने अपने गांव से सरकारी स्कूल से 10वीं पास करी, करनाल डिस्ट्रिक्ट टॉप करा, लेकिन मेरे गांव में 10वीं तक आगे स्कूल नहीं था। मेरे घर वालों ने सोचा इसको सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे, करनाल पढ़ान भेज दिया। मैं आज तक उल्टा ही नहीं आया। और जोन से आपके गांव में तो बालक पढ़ने के लिए बाहर गए थे ना, वे आज तक उल्टे ही नहीं आए। गांव खोखला होता चला गया। जिस का ब्योत, जिस पर पैसे हैं, जिस में समझ है, वो गांव छोड़ता चला जाओ और गांव में वही रह जाओ जो मजबूरी में पड़े। जिसका थोड़ा सा और ब्योत हो गया वो अपने बालक ने करनाल पढ़न भेज देगा। थोड़ा कम ब्योत है वो संत पढ़न भेज देगा। थोड़ा और कम है गांव के प्राइवेट स्कूल में भेज देगा। और नहीं है कतिये नहीं ब्योत तो सरकारी में होगा। यानी कि शुरू से लेके आखिर तक की सारी लड़ाई मजबूरी में हो रही है, चॉइस से नहीं हो रही है। और इसके अंदर मैं ये समझता हूं इसकी सबसे बड़ी गलती क्या है या सबसे बड़ा कारण क्या है इसका मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं कि कभी हम लोगों ने बैठ के इसके ऊपर चर्चा ही नहीं की। कभी हम लोगों ने बैठ के इसके समाधान के लिए अगर बात करी तो किसी ने कुछ काम नहीं किया। अगर आप ये सोचते हो ना कि आपके देश का भला कोई सरकार कर सकती है या कोई आपका नेता कर सकता है या कोई आपका एमएलए कर सकता है या कोई पार्टी कर सकती है, तो यो वहम है आपके। कोई भी नहीं करेगा, सरकार तो कतई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, अगर आप पढ़ाओगे तो वहां जीडीपी बढ़ती है, सरकारी स्कूल में जीडीपी नहीं बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपने बच्चों की जिंदगी संवारनी है, अगर उनको आगे लेकर जाना है, अगर एक एक बालक को इंसान होने का हक देना है, उसको अगर वैसी शिक्षा देनी है कि वो बड़ा होकर ऐसा नागरिक बन सके जो कि देश के, समाज के काम आ सके, तो गांव के लोगों को खुद बीड़ा उठाना पड़ेगा। मानते हो ये बात? हां जी, मानते हैं? कौन कौन मानता है ये बात? सारे मानते हैं। अब आप ये मानते हैं कि गांव के लोगों ने बीड़ा उठा लिया, लेकिन अगली समस्या आ गई
कि एक बीड़ा तो उठा लिया, करना क्या है यह भी नहीं पता किसी को। अब हम इस मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि जहां पर भी बात करते हैं, जिन भी स्टेज पे लोग आते हैं, बड़ी बड़ी स्टेज तो सज जाती हैं, वो ये तो कह देते हैं विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यो नहीं पता वो विकास होता कैसे है। इस बात को थोड़ा सा आगे ले जाएं कि ये कैसे होगा, इसको करने का क्या तरीका है और क्या इसके लिए हमारा क्या योगदान होगा, मैं क्या कर सकता हूं और आप क्या कर सकते हैं। मेरा यह मानना है, अगर गांव का एक भी ऐसा आदमी है जो इस सिस्टम और इस बात में शामिल नहीं हुआ, तो आपका गांव का विकास फिर अधूरा रह जाएगा। चाहे घर में बैठ के शामिल हो जाओ, चाहे विचार से शामिल हो जाओ, चाहे बात से शामिल हो जाओ, लेकिन आपको शामिल होना पड़ेगा। चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, लड़का हो, बेरोजगार हो या रोजगार पे हो। क्योंकि जब अपनी टीम, मैं आपको बताऊं इस टीम की खासियत, जो लोग आपसे मिल रहे हैं, आपको पता है ये कौन लोग हैं? जानते हो कौन लोग हैं? जितने लोग हैं एक भी मेरे गांव से नहीं है। कोई रेवाड़ी से, कोई महेंद्रगढ़ से, कोई रोहतक से, कोई झज्जर से। सारे के सारे सरकारी टीचर्स हैं और नौकरी करने वाले लोग हैं। ये मेरे पास आए थे कि हमारे बच्चों के लिए, हमने अपने सरकारी स्कूलों के लिए आपका सिस्टम चाहिए, आपका एजुकेशन सिस्टम चाहिए, आपका टैलेंट चाहिए, जो मैं काम करता हूं। जिस तरह से इंडिया के सबसे बड़े काउंसलर के तौर पे मुझे पूरी दुनिया जानती है, मेरे पास ये पूछने के लिए कि मेरे बच्चे में क्या टैलेंट है, दुनिया भर से लोग आते हैं। अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से, मुंबई, कोलकाता, सारी दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन मेरे गांव का आदमी नहीं आता, क्योंकि मेरे गांव के आदमी के अंदर इतनी समझ ही नहीं है कि वो इस बात को समझ सके कि इस बच्चे का अगर टैलेंट बालकपन में पता चल जाए तो उसको वहीं पे निखार लो, ताकि बड़ा होके वो अपने उसी को अपना बिजनेस या अपना काम बना ले। मैं जो काम करता हूं उसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई टीचर नहीं, खुद डेवलप किया। सरकारी नौकरी करता था, 2011 के बाद से छोड़ दी मैंने, टीचर था मैं। लेकिन मैंने देखा कि ये टीचिंग जो मैं स्कूलों में पढ़ा रहा हूं रट्टे मारने वाली, ये सफिशिएंट नहीं है, ये काफी नहीं है, इसके आगे चलना होगा। एक एक बालक के बारे में सोचना होगा। जब कैसे सोचेंगे? अगर हमें यह मालूम पड़ जाए कि इस बच्चे में यो टैलेंट है, तो स्कूल में ही उस टैलेंट को निखार दो, और उसी दौरान स्कूल का खत्म होए, जब वो 12वीं पास करे, तो कम से कम उसको रोटी बना के खाने का तो ज्ञान हो ही। अगर सारे बच्चों को खेत में जाने का शौक हो जाए, सारे बच्चों को अपने घर में रोटी बनाने का पता हो। पता है एक बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं अपन माँ बाप अपने गांव में? मेरे छोटे होने तक, जब मैं छोटा था तब से लेके अब तक देख रहा हूं, माँ बाप ये कहता है अपने बच्चे को, भाई तू तो पढ़ ले, यो काम तो मैं आपको कर लूंगा। माँ भी कहती है अपने बच्चे को, तू तो अपना होमवर्क कर ले, यो काम मैं अपने आप कर लूंगा। इससे क्या होता है कि वो बच्चा, उस बच्चे के दिमाग में एक विचार जाता है कि यो जो काम मेरे माँ और मेरे बाप कर रहे हैं ना, यो छोटा है, बड़ा काम तो पढ़ने का है। जबकि अपनी डेली लाइफ के हर काम में अपने बच्चे को शामिल करना चाहिए, जो काम आप कर रहे हैं, ताकि उस काम के लिए उसके अंदर इज्जत पैदा हो। बड़ा होगा फिर वो न्यू नहीं कहे कि चौधरी बनना है, अपन काम नहीं करना। मैं अपने छोरे तो न्यू बोला, मैं अच्छा न्यू बता भाई, हम दोनों, तेरी माँ तेरा बाबू दोनों मर जाए तो तू क्यों कर जीऊगा? न्यू बोला मतलब के पैसे कमाने पड़ेंगे, अब तू 8वीं में हो गया तो न्यू बता पैसे कैसे कमाएगा? बोला कुछ काम कर लूंगा। क्या काम करेगा? अभी तो मुझे कुछ नहीं आता, पर मैं चाय बना सकता हूं, नींबू पानी बना सकता हूं। इतना सा ठीक है भाई, तू पास है, जा। क्या जरूरत पड़ रही है? चाय बना सकता है, नींबू पानी बना सकता है, तो जी लेगा। 2 रुपए खर्च करके 10 रुपए कमा लेगा। फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? फिर मुझे क्या जरूरत है उसको नौकरी पे लगाने की? मुझे तो नहीं जरूरत। एक दिन न्यू बोला, आपको बताऊं, इंग्लिश, साइंस, मैथ, साइबर, चारों ओलंपियाड में 4 साल से ऑल इंडिया रैंक 1, हर साल ऑल इंडिया रैंक 1। 7वीं क्लास में था जब न्यू बोला, एक दिन क्लास में बैठा गाड़ी में, बोला पापा आज तो ना मैथ हाड़े में मैं 2 सवाल छोड़ आया। क्यों भाई? आता नहीं था कि ये टाइम कम था? बोला ना, टाइम भी पूरा था और आता भी था। फिर क्यों छोड़ आया? वो ना, मैंने सोचा सारे गोल्ड मेडल मैं ले लूंगा तो क्लास के बाकी बच्चे के ले होंगे। फिर
मैं उसको गाड़ी रोक के उसको मैंने जफ्फी पाई, उसको मैंने किस किया और उसको मैंने ये बोला, बेटा आज के बाद जिंदगी में तूने किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे लिए तू समाज के लिए तैयार हो गया जब तूने दूसरे बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर लिया। क्या ऐसा हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं? क्योंकि हम अपने लिए नहीं बने हैं, हमारे लिए हर काम दूसरा इंसान करता है। मेरे बच्चे का जूता कोई और बनाता है, चमड़ा कोई और उतारता है उस जूते के लिए, बाल कोई और काट रहा है। अगर बाल काटने वाला गर्दन काटने लग जाए, जूते बनाने वाला उनमें जहर मिलाने लग जाए, अगर सारे दूसरे एक दूसरे को मारने लग जाएं, तो कैसे समाज का निर्माण करोगे आप लोग? और इस तरह से जैसे एक दूसरे अपने बच्चे के लिए जो डरा हुआ है इंसान, ये तो यही काम करेगा ना फिर बड़ा होकर के। जो डरता रहेगा दूसरे इंसान से कि यो आगे निकलेगा तो मेरे घर के मैंने बेइज्जती करेंगे, अगर यो आगे निकलेगा तो सारा गांव मेरी इज्जत नहीं करेगा। आदमी वहीं जाता है जहां उसकी इज्जत होती है। दारू पीने वालों के बीच में इज्जत होती है तो वहां जाएगा, स्मैकियों के बीच में इज्जत होती होगी तो वहां जाएगा, इंजेक्शन लगाने वालों के बीच में इज्जत होगी तो वहां जाएगा, और घर में इज्जत होगी तो घर में टिकेगा। अगर घर में इज्जत नहीं होगी, नंबरों के नाम पे उसका डंडा दोगे, वो नहीं टिकेगा घर में। ये समझ लियो आप कभी, क्योंकि वो हर इंसान को इज्जत चाहिए, हर इंसान को। और चाहे कितना ही नंबर आते हो, कुछ ही करता हो, कहीं पर हो, चाहे वो बच्चा बिगड़ गया हो, चाहे उसने कुछ किया हो ना किया हो, वो टीवी ने बिगाड़ा, वो टेलीविजन ने बिगाड़ा, मोबाइल ने बिगाड़ा, समाज ने बिगाड़ा, पड़ोस ने बिगाड़ा, किसी ने बिगाड़ा, लेकिन जिस भी चीज ने बिगाड़ा आपने दिया ना उसको। मैं आपको बताऊं, मैं चंडीगढ़ रहता हूं, मेरे घर में आज भी टेलीविजन नहीं है, आज भी टेलीविजन नहीं है मेरे घर में। बात खत्म। मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता कि टेलीविजन ने मेरा छोरा बिगाड़ दिया, क्योंकि हम देखते ही नहीं। 13 साल हो गए हमारी शादी को, नौकरी करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन दोनों मियां बीवी आज भी पढ़ने लग रहे। मेरी वाइफ मेरे से 1 साल आगे चलती है और मैं उससे पीछे पीछे चलता हूं कि तू जो में दाखिला लेगी मैं भी उसे मिलूंगा। पढ़ती रहती है वो, आज भी पेपर देने लग रही। मैं नेचुरोपैथी करने लग रहा, थोड़े दिनों में एक और डॉक्टर वाली वाला लग जाएगी मेरे पे, 2-3 महीना में। नेचुरोपैथी से भाई हम सीख रहे हैं। हम आपस में जब मियां बीबी रोज की रोज किताब उठा के बैठते हैं और अपना काम करते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं बोला, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। वो देख रहा है कि वो पढ़ ही रहे हैं। जो बाप घर में आते ही टेलीविजन न ऑन कर दे, अपने छोरे ने कहा तू उठ का अपना काम कर ले, उसका छोरा पढ़ लेगा। बालका ने जवाब देना नहीं आता। और नहीं तो मैं बताऊं, जब न्यू कह देना बालक, जब बाबू न्यू कहे अब तू पढ़ लेना है, और उन्होंने कहा तू पढ़ लेना है, जब क्या करूंगा पढ़ के, अब कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाए, तो क्यों नहीं बना था पढ़ लिख के कुछ, क्यों किसने रोक रहा? जब न्यू कहने लग जाएंगे ना कि जब पढ़ना लिखना इतनी बढ़िया चीज है तो तुम क्यों नहीं पढ़ते दिन रात, हम क्यों नहीं पढ़ते दिन रात? फिर तो सबने क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? सिर्फ 10 से 15% बच्चा पढ़ने के लिए पैदा हुआ है, बाकी बच्चों में और गुण हैं। वो गुण क्या है ये किसी को नहीं पता चलता। और ये गुण पता करना किसका काम? या तो मां बाप का काम या स्कूल का काम। वो गुण पता करने के लिए ये पूरे भारतवर्ष से, मैं आपको बताऊं, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन में प्रोग्राम अफसर हैं डॉक्टर अजय बलारा, रोहतक से हैं लेकिन रहते पंचकुला में हैं। उन्होंने पूरे हरियाणा से एक जुझारू टीचर्स की टीम बनाई, हरियाणा के सरकारी टीचर्स की। उन टीचर्स ने आकर के मुझसे संपर्क किया कि डॉक्टर साहब हमारे को वो वाला टेक्निक चाहिए आप वाली, और हमने सरकारी स्कूलों में उसको लगाना है। मैंने कहा मैं क्यों दूं, मैं तो एक बालक की जो फीस लूंगा। बोला जी सरकारी स्कूल का बालक गरीब बालक है, वो कैसे देगा? गांव का आदमी इतनी फीस कैसे देगा? फिर मैं कैसे करूं भाई, क्या हो सकता है इसके बदले में? बोला जी आप बताओ, पैसे तो हम दे नहीं सकते। मैंने उनसे एक शर्त पे उनके गांव का जिम्मेदार लेट लिया कि मैं तुम्हारे गांव को गोद ले लूंगा, तुम्हारे गांव के सरकारी स्कूल में गोद ले लूंगा, उसके बदले में मेरे गांव के स्कूल में तुम काम कर दो। अगले तैयार हो गए। 15 टीचर्स दिन रात 24 घंटे यहां पड़े हुए हैं असंध में, और दिन रात वो गांव गांव जा रहे हैं। सरकारी स्कूल के मास्टर, उन अपने स्कूल में बढ़िया काम करना कि वह मेरे गांव में आवे। मैं तो अपने गांव के सरपंच के पास भी गया था,
कि चाचा, दिलावर नाम है उसका, बोला चाचा मेरे पास वह टेक्निक है, मैं गांव ने दे दूंगा, इसका फायदा उठा लो। चाचा ने सोचा कि ना वोट तो देनी थी, इसका काम क्यों करा। हमने वोट कौन दी थी भाई। मतलब वह जो चुनाव की बहस है वह अपने बड़कब काट दोगे, अगली पीढ़ी तक काट दोगे। जो उस टाइम पे बहस बनी थी वह कितनी उम्र तक लेके जाओगे बताइयो। अक्सर पश्चिम मारते वोट नहीं दी थी, बिन के घर कभी जाना। गंगा टेढ़ी पोपड़े में गया मैं, वहां जाकर मैं बोला राजो परस में इकट्ठे होवांगे चौपाड़ में। बेरा के बोले, बोला उस चौपाड़ में कौन जा कर दे हम, वो तो सरपंच क्या की है, वह दूसरे आरनाड़ा की थी दूसरी। मैं देखू हमारे गांव में एक बामणा, बोला ये तो बामणा का मंदिर है, बोला जाट अपना बढ़ा लो। स्कूल को नहीं बनाया गया उन पे दो, और कुछ और कितने पैसा नहीं लगाओगे, लेकिन इन चीजों पे लगा देंगे। कितनी बड़ी विडंबना है ये कि अगली पूरी पीढ़ी के ऊपर कतई ध्यान नहीं दे रहे। और मैं जिस शख्सियत का नाम ले रहा था जिसने पूरे हरियाणा के टीचर्स जोड़ दिए थे, डॉक्टर अजय बलारा, वो हमारे बीच में है। मैंने कहा आप खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे एक बारी। सर नमस्कार, स्वागत है सर, आइए इधर से, आइए आइए। मैं आपको एक बात, प्लीज बैठिए, आइए सर आगे आ जाइए, आइए सर आइए। यहां आ जाओ, कोई बात। मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये पूरे हरियाणा के सरकारी टीचर्स इकट्ठे हुए और इन्होंने अपने स्कूलों में काम करने की जब ठानी, तो बात आई कि मेरे गांव के स्कूल में कौन करेगा, तो बोले जी हम करेंगे। मैं कहा देखो भाई, आप लोग तो कब तक करोगे ये नहीं पता, उधर से आ जाओ। आप लोग तो कैसे करोगे, आपने 1 महीना हो और ये प्रोसेस लंबी है। इस लंबी प्रोसेस को करने के लिए तो बहुत लंबा टाइम चाहिएगा। तो फिर हमने सोचा कि अगर सस्ते से सस्ता और बढ़िया से बढ़िया इंतजामात अगर आप अपने गांव के सरकारी स्कूल में ही कर लें तो उससे बड़ी तो कोई बात नहीं। भाई जो बच्चे आपके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, मोटी मोटी फीस देते हो। मैं एक गांव का अंदाजा लगा रहा था, एक गांव से अगर एक बालक पे पढ़ाई का महीने का खर्चा 4,000 रुपए हो और उस गांव के 1000 बालक बाहर पढ़ने जाते हो, मैंने जयशंकर का अंदाजा लगाया था लगभग 1200-1500 बालक जाता है शहर पढ़ने। ठीक कह रहा हूं जी? अगर 1200-1500 की जगह मैं 1000 बच्चों का एग्जाम्पल लूं, अगर 1000 बच्चे पढ़ने जाते हैं और 4000 रुपए एक बच्चे पे खर्च होता है तो लगभग 40 लाख रुपया गांव थोथा लग रहा। जिस गांव में तो 40 लाख रुपया इस बात के नाम का बाहर जान लग रहा हो, ड्रेन होने लग रहा हो, खाली होने लग रहा हो कि उन बड़े बड़े मोटे मोटे लोग आते दे दो उनकी गोज भरो, तो यो गांव कदे उबर लेगा के? मने तो नहीं लगता उबर जाएगा, कदे भी नहीं उबर सकता। आपके पास मैंने अंदाजा लगाया था, लेकिन अगर आप लोग साथ आएंगे तो कति पूरी एग्जैक्ट फिगर दे दूंगा मैं आपको। अंदाजा यह लगाया था कि एक आदमी अगर महीने का 2-3 हजार रुपया मेडिकल पे खर्च करता हो ना, तो गांव में तो लगभग 20-30 लाख रुपया हर महीने बाहर जान लग रहा प्राइवेट हॉस्पिटल में। इतने रुपये जितने एमआरआई के एक्सरे के लगाओ, इतने में तो एमआरआई अपने गांव की कट्ठी धर लो, गांव में फ्री होया करेगी सबकी। कट्ठे लाख का एक एमआरआई का रुपया इकट्ठा कर लोगे तो। पर किसी के समझ में नहीं आती, क्योंकि एक अपनी दौड़ में जा रहा है, दूसरा अपनी दौड़ में, दूसरा का तो कोई सोच ही नहीं रहा। अगर बैठ के इस पे चर्चा करेंगे तो गांव में सरकारी स्कूल में अगर कोई बड़ा बदलाव लेके आएंगे तो उसके लिए सरकार की भी जरूरत पड़ेगी, पंचायत की भी जरूरत पड़ेगी, काम करने वाले लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये मास्टर जी तो चले जाएंगे कल को, इनका तो कल आखिरी दिन है, 2-4 दिन मैंने इनको कहा, इन्होंने बोले जी हम तो 30 तारीख तक यहीं डट रहे हैं। मैं कहा 30 तारीख तक कति डटने की जरूरत नहीं, तमने थारे घर बालक भी हैं, उनने भी संभाल लो। ये अपने नहीं संभाल रहे तो थारन तमने क्यों ठेका ले रखा है? ये अपने आप संभाल लेंगे। जो इनका आग लगेगी तो, जो इनका आग है जब आप लोगों का लग जाए तो आगे बढ़ा जा सके। कुछ नहीं करना आप लोगों ने। जितने लोग गांव में एक्टिव पार्टिसिपेट करने को तैयार हों,
जय भाई आजाद का जोश हो, जय इस भाषण ने सुन के जोश आंदा हो, फिर तो अपने बैठे रहियो घरा। और जय न्यूकंदे हो कि हाँ गांव के एक एक आदमी को शामिल करेंगे लग के, तो भाई गेला आ जाओ। ना 1 रुपया देता ना 1 रुपया लेता। टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ढेर रुपया, लाखों रुपया खर्च होता है। जितने रुपए खर्च होंगे उस टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं खर्च करूंगा, और सरकार से और डीएससी से, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन से अगर कोई काम होगा तो हम डॉक्टर साहब के पैर पकड़ लेंगे। लेकिन जुन से बालक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम जो रिसर्च करेंगे पूरे गांव की रिसर्च करेंगे, कितना बच्चा कहां पढ़ता है, कितना पैसा खर्च करता है। अगर ये पूरी रिसर्च निकल के आती है और हम इस बात पे अगर इतने बच्चे गांव से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने एजुकेशन पे, तो जो टीचर्स प्राइवेट स्कूलों में पढ़ावे हैं ना आपके बालका ने, वहां तो 10-10, 12-12, 15-15 हजार सैलरी देते हैं। आप उन्हें गांव में पढ़ाने के नाम की 30,000 सैलरी देवांगे ना, जब भी चौथाई हिस्सा खर्च होगा आपका, वही मास्टर पढ़ा देंगे। और रही बात उनकी बड़ी बड़ी और बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, जितना रुपया बचेगा ना उतने रुपये में संगमरमर की बिल्डिंग खड़ी कर लियो अपने गांव में, लेकिन बेफजूल में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरे नंबर पे आपके गांव के बच्चे के पास क्या टैलेंट है वो हम बतावांगे। सारे टीचर्स को ट्रेंड हम करेंगे, हमारी टीम करेगी। जितने बालक बैठे हुए हैं इन सबको अपने वाली टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा। जितने भी बेरोजगार बालक बैठ रहे हैं, जो उनसे रोज शान ने दारू पीवे अड्डा पे बैठ के ने मोटरसाइकिल खड़ी कर करके कितने चले जाओ, इस न्यून चले जाओ, न्यून चले जाओ, जुन से अड्डे पे चले जाओ, उड़े बैठे पाओगे, उन्हें सारे मानने दे दो। जुन से गांव के सब बिगड़ बालक को हमने दे दो, आप उन्हें काम ला लांगे। कल ने जब समाज के लिए 2 अक्षर 2 दिन भी उनने समाज के लिए काम कर दिया, और 2 दिन भी अगर गांव के लोगों ने उनसे इज्जत से बात कर ली, अरे छोरे तने बहुत बढ़िया काम, सिर्फ हाथ दर्द दे छोरा पिंगड़ जाएगा, उधर शान ने दारू नहीं पीवेगा, गारंटी कह रहा हूं मैं। क्योंकि वो उस बेइज्जती से टड़ता जान लाग रहा है। आप उन्हें इज्जत देवांगे, अगर जो कुछ करेंगे गांव के लिए तो उन बालका ने खुद नहीं महसूस होगा कि आप कुछ कर रहे हैं। सिर्फ करना है, गात गात हलाना है, सिर्फ शरीर हलाना है, उन बालका ने और कुछ नहीं करना। बाकी सारा का सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर जितना भी एक्सपेंस होगा मैं दे दूंगा। हमारे बीच में बहुत बड़ी शख्सियत बैठे हुए हैं। बड़ी शख्सियत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक अकेले इंसान ने अपने पूरे स्कूल का कार्य किया, मतलब क्रियाकलाप अलग ही बदल दिए, स्कूल के सिस्टम ही बदल दिए, और एक अलग ही तरीका था। सुख संधू जी हमारे बीच में बैठे हैं, प्राइमरी टीचर है नेवल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, कमांडो स्कूल में। सर नमस्कार। इनको बहुत बहुत साधुवाद है। ये ऐसे सरकारी टीचर हैं जो करनाल से आए हैं। सर आप प्लीज आगे आइए। ये ऐसे लोग हैं जो अपने अपने एरिया के अंदर इतने अच्छे काम कर रहे हैं। सरकार क्या करती है मैं आपको बताऊं, आपको तोड़ने के लिए, ताकि आप अपने बच्चों को कंपटीशन वाली दौड़ में शामिल कर दो, सरकारी स्कूल के मास्टरों को बदनाम करती है। जब सरकारी स्कूल का मास्टर इतने हजारों किलोमीटर से, कितने 100 किलोमीटर रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से आकर आपके यहां पढ़ा हुआ है, तो क्या आप निकम्मा कहोगे उस मास्टर ने? अगर सारे गांव में सारे मास्टर बढ़िया पढ़ाते हो और एक 2 मास्टर ना पढ़ाते हो, उन 2 या नहीं कहो, सारे सरकारी स्कूल के मास्टर ने क्यों कहो? सरकारी स्कूल ने क्यों बदनाम करो हो? मैं सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूं। जिस टाइम पे मैं पढ़ा करता, हमारे गांव का सरपंच है भीमा नंबरदार, उसकी छोरी मारी गेल पढ़ा करती, गडरिया के बालक भी पढ़ा करते, वाल्मीकि के भी, रजना के भी, कति कोई दिक्कत नहीं, सबके बालक पढ़ा करते। मेरा क्लासमेट 30 जो स्नैक मैन के नाम से पूरी दुनिया जानती है, स्नैक मैन, ये हमारे बीच बैठा हुआ है। पढ़ा नहीं करते सतीश भाई सारा गांव, क्या जरूरत थी अपन इतने महंगे स्कूल की? आप वह चीज जो बड़े बड़े स्कूलों में मोटे मोटे आदमी मोटी मोटी रुपये दे करके लेते हैं, आप सरकारी स्कूल में कति फ्री ऑफ कॉस्ट देवांगे। जो अगर गांव इकट्ठा हो जाएगा तो गांव लागू हो जाएगा। तो बोलो कौन कौन तैयार है इस मुहिम में? मैंने पता है सारा गांव तैयार है। यही कारण है जब मैं कह रहा था, आज हम टीम से बात कर रहा था मैं फोन पे, मैं ये कह रहा था जी गांव के लोग कैसे हैं? बोला जी कति पंजाब खड़े रहे हैं। मैंने कहा तुम तो नुको थे गांव के आदमी तो सुन दे को नहीं, तुम तो नुको थे कि कुछ नहीं कर दे, तुम तो नुको थे कि नेगेटिविटी इतनी है। मैं कहा कति नेगेटिविटी नहीं है। गांव में 5-4 से आदमी हैं जुनसे अपनी बुद्धि चौधर के चल दे सारे गांव का नाश करे हैं। बुद्धि चौधर जो कति किसे गांव की नहीं, जो कति गांव का नहीं सोचती, वह एक धड़े का सोचा है।
मैंने कहूँ वो उन आदमियों के आपके पास मैसेज भी आ गए होंगे, बोला देवेंद्र बलारा बहुत बड़ा ठग है, हालिया ना, हाँ वह उनकी बुद्धि चौधर जिनके खत्म हो लिए सारी चौधर, मैं के लेकर जाऊं भाई तारा पे? मैं उन नन्यू बताऊं कि क्योंकि तारा नाश होगा और तमोरा घर करन लाग रहे, इसीलिए तारा होगा। और मैंने कहूं अगर आप कना करांगे, बाकी मैं तो कहूं उनका क्यों हुआ है, आबाद रहे, मैं भी आराम भी सारे रहे, मेरे पर गलती होगी मैंने कह दिया, लेकिन मैं तो कहूं सारे आबाद हुए, पर लेकिन जब गांव राम इकट्ठा होगा तो आप इसके ऊपर क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा, आप हम सारे के सारे बात करेंगे। थोड़ी सी देर मेरे को 5 मिनट का रेस्ट चाहिए, और उस दौर में एक ऐसी शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं, हजारों की संख्या में कार्यशालाएं, लाखों टीचर्स को ट्रेनिंग, और ऐसी ट्रेनिंग जिसको ये कहते हैं ना, अब ये टीचर्स जितने आपके बीच में खड़े हुए हैं ना, ये सारे के सारे डॉक्टर बलहारा की देन है। और अब एक एक ब्लॉक में, एक एक स्कूल में, एक एक ब्लॉक और एक एक स्कूल में सारे सरकारी टीचर्स को ट्रेंड करने की और जितने टीचर्स चाहिए उनको देने की इन्होंने मुहिम शुरू करी है। और मैं ये कहता हूं थोड़ा 15 मिनट 10 मिनट, वैसे ये इनके लिए ये घंटे में स्टार्ट होया करें और 2-3 घंटे चल लग रहा है, पर इतना टाइम मैं इनसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा टाइम कम लें, जितना मुझे ब्रेक चाहिए उतना ही टाइम लें, और थोड़ा सा प्लान अगर आप लोगों को बता पाएं तो मैं आमंत्रित कराऊं डॉक्टर अजय बलहारा को। डॉक्टर साहब यही दूं या वो? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, हाथ जोड़